प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों रीट एग्जाम 2025 के लिए, जी हाँ दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए अपन L1 और L2 के लिए पूरा आपका मॉडल पेपर देखने वाले। दोस्तों आपका एग्जाम 27 और 28 फरवरी को होने वाला है। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते सर डर लग रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने, तो है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे आपको नेगेटिव सोचना नहीं है दोस्तों, अपने आप को क्या करना है, बिल्कुल मजबूत रखना है दोस्तों। जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है, इसलिए बी पॉजिटिव। एंड दोस्तों जो आपने पढ़ा है वही में से आएगा, कहीं से बाहर से कुछ नहीं आएगा। पेपर बहुत इजी आएगा और आपका नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए साथियों, इस मॉडल पेपर के साथ में क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस दोस्तों पेपर में अपन रीट के लिए ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपको पेपर में सीधे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट देखना दोस्तों। पहले अपन पढ़ेंगे बाल विकास यानी साइकोलॉजी, उसके बाद दोस्तों पर्यावरण हिंदी। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप क्लास को क्या करें, ध्यान से देखें और साथ में कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर आप पेपर में जल्दबाजी करते हो और है पढ़ लेते हो तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में क्या करें, आप पेपर में प्रश्न को 2 बार ध्यान से पढ़े पहले, ताकि आपका उत्तर है वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, आरटीई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें अध्याय 7 है और धाराएं 38 है। यहां दोस्तों 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। क्या ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है? यहां क्लास 1 से 8 तक लागू होता है। तो देखिए यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल ऑप्शन बी। दोस्तों आरटी एक्ट के बारे में बताया गया है कि यहां पर 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। यह बात क्या है, बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, शानदार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया। देखो मनोविज्ञान से कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिद्धांत से क्वेश्चन बन सकते हैं अधिक। ठीक है ना, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत है किसने दिया था। देखिए दोस्तों, कुर्ट लेविन ने, या सीटी मार्गन ने, या लियोन फेस्टिंगर ने, या दोस्तों हेनरी गोडार्ड ने। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत देने वाले कौन थे आपके। बिल्कुल यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। लेविन जो भी कमेंट कर रहे हैं, लेविन ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% यहां से प्रश्न बनेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है दोस्तों। ठीक है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निम्न में से किस मानक की सिफारिश करता है। ये किस मानक की सिफारिश करता है दोस्तों। एक भाषावाद है, बहुभाषावाद है, पाठ्यक्रम का मानकीकरण करता है, या दोस्तों आंकलन का मानकीकरण करता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 2020 है। ये निम्न में से दोस्तों बताना है आपको, इसे अपन शॉर्ट में एनईपी कहते हैं। एनईपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये किसकी सिफारिश करता है दोस्तों, वो आपका रहेगा बहुभाषावाद। जो भी बहुभाषावाद कमेंट कर रहा है, बहुभाषावाद उत्तर आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। देखो अवस्था आपने पढ़ी होगी, उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी दोस्तों आपकी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। ठीक है ना, देखिए विषय दल या समूह में रहने की अवस्था होती है। क्या ये है अनुकरण करने, अनुकरण मतलब नकल करना है, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। अब देखो दोस्तों, जब छोटा बच्चा होता है क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसा अपन करते हैं वैसा वही करता है। तो ये तो राइट बात है दोस्तों। प्रश्न पूछता है अपन को, ये क्या है, ये क्या है करता है, कुछ भी चीज देखता है उससे पूछता है। तो प्रश्न करने की अवस्था भी इसे कह सकते हो आप, खेलने की अवस्था भी है। तो यहां पर कौन सा दोस्तों नहीं है पूछा है, वो है दोस्तों दल या समूह में रहने की अवस्था। अरे छोटा बच्चा दल या समूह में कैसे रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है। वो क्या करता है, अपने धुन में मस्त रहता है, अकेला खेलता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। देखो 4 कथन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि समायोजन के बारे में कौन सा कथन गलत है ना दोस्तों। ये संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। लो जी गड़बड़ कहां पर है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है।
तो देखो समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? अरे भाई ये निरंतर चलता है, ये क्या है दोस्तों? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने क्या लिख दिया दोस्तों कि समायोजन क्या है? निरंतर नहीं चलता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करे शानदार दोस्तों। बिल्कुल साथ में आपको काउंट करना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है बुद्धि लब्धि, अरे आईक्यू लेवल है ना, बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र क्या है? ये सूत्र बच्चे को आना चाहिए। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हो दोस्तों? बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हो। अगर आपसे पूछे सूत्र किसने दिया था तो ये प्रश्न पक्का बनेगा दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों आपका? बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मानसिक आयु बट्टे काल्पनिक आयु और गुण आपको करना 100 से। 100 क्या है दोस्तों? आपकी वास्तविक आयु होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते मोटिवेट करो, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको कोई भी दोस्तों तनाव नहीं लेना है। अगर आप तनाव लेते हो तो जो आपने याद किया है वो भी आप उल्टा भूल जाओगे। इसलिए आपको क्या है, और मुझे तो सब याद है ना, आराम से निकाल लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कथन आपसे दोस्तों पूछा गया है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अरे आपको पढ़ा रखा है जब बात आए व्यवहार की, जब भी बात व्यवहार किया जाए क्या करना आपको दोस्तों? वाटसन को सही करना है। ध्यान रख लेना दोस्तों, है ना। वाटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लो जी, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या ही आएगा? इससे अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में क्या ही आएगा, है ना। कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे आपके? वो थे स्किनर। कौन थे दोस्तों? स्किनर। ऑप्शन डी आपका सही है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप चिंता ना करें। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये फिर से दोस्तों एनईपी का सवाल आ गया दोस्तों। क्या पूछा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में दोस्तों 100%, है ना, 100% दोस्तों सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। वो कब तक है दोस्तों? ये लक्ष्य टारगेट लिया गया है, ये अपन को कब तक पूरा करना है? ये पूरा करना है 2030 तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नई शिक्षा नीति पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना एग्जाम से पहले। इसमें कहा गया है कि दोस्तों विद्यालय में क्या करना है? विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो अपन को 2030 तक कंप्लीट करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने, टर्मन के अनुसार, है ना, अत्युत्कृष्ट रखते हैं। टर्मन को याद मत, है ना। टर्मन ने आपको पता है क्या किया था दोस्तों? टर्मन ने सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का। तो यहां पर क्या पूछा है? टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट मतलब जिसका लेवल क्या हो? 140+ हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू लेवल कितना हो? 140+ हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो उसे अपन और क्या कह सकते हैं? टर्मन ने उसे क्या कहा है? अति उत्कृष्ट रखते हैं। बिल्कुल अति उत्कृष्ट बालक कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, बताओ? अति उत्कृष्ट बालक दोस्तों होते हैं वो, उसकी आईक्यू लेवल क्या रहता है? वो रहता है 140+ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने पूछा है कि निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? इनमें से बताना है दोस्तों आपको। क्या बताना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं बताए ना आपको। एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब ये प्रश्न कैसा है दोस्तों? एमसीक्यू है, जिसमें अबसद होते हैं, उन्हें कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं। आपसे क्या पूछा है इस परीक्षण में, है ना, इसकी विशेषता क्या होती है? तो ये क्या होता है दोस्तों? विश्वसनीय होती है। क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों निश्चितता होती है, और उसके साथ क्या होती है दोस्तों? उच्च स्तरीय विश्वसनीयता होती है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जिसने भी क्लास को एक बार लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें आरपी स्टडी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किसने किया था? जी हाँ, इसमें सारे विषय दिए गए, पर्यावरण वगैरह सब। तो इस क्लास को लेने के बाद में आपका साइकोलॉजी का डर है, हिंदी का डर है, और साथ में ईवीएस का डर है, वो एकदम खत्म होने वाला है। ठीक है, तो क्या पूछा दोस्तों आपसे? बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे, वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है। देखते हैं आपका उत्तर यहां पर क्या आता है।
पेस्टोलॉजी। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। पेस्टोलॉजी क्या करते हैं? बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? ऐसे प्रश्न अधिक आते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर आप पेपर में जल्दबाजी करते हो तो है की जगह आप नहीं है पढ़ रहे हो, या नहीं है की जगह है पढ़ रहे हो, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? देखिए उद्यमी सामर्थ्यता या आत्म अभिप्रेरणा, पूर्वानुभूति या संबंधों का संचालित करना। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, वो क्या है दोस्तों? उद्यमी सामर्थ्य है या सामर्थ्यता है। ये क्या है? बिल्कुल संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, एनसीएफ। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ 2005 से प्रश्न लिया गया है। इसका निर्माण किसने किया था? एनसीएफ का निर्माण आपको पता है किसने किया था दोस्तों? एनसीईआरटी ने किया था। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया था? एनसीईआरटी ने किया था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य है ना। अब जैसे कोई टीचर है, पहले अपना दोस्तों कौन सा अधिनियम है? शिक्षा का अधिनियम 2009। इसमें क्या कहा गया है कि जो टीचर होता है उसका न्यूनतम मतलब कम से कम न्यूनतम है ना जो दोस्तों कार्य होता है वो एक सप्ताह में कितना होना चाहिए? तो देखो 7 दिनों में, एक सप्ताह में दोस्तों टीचर है वो कम से कम क्या करें? 45 घंटे अध्यापन करवाए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि बच्चों का अनुपात क्या है, तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगर कोई स्कूल में या कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन पर एक टीचर होना चाहिए। और दोस्तों टीचर को एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना चाहिए? 45 घंटे न्यूनतम काम करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? और अच्छी तरह आपको नोट्स में लिखा रखा है, नोट्स में आपको लिखवाया था ना, साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता है वो है दोस्तों आपके रुडोल्फ गोइकले। कौन दोस्तों? रुडोल्फ गोइकले क्या है दोस्तों आपके? वो है साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई? कितना अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा है कि भारत में बाल अध्ययन है ये स्टार्ट कब हुआ था? ये होता है लगभग 1930 से। मैं इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपका एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम को मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी क्लास मैं धीरे धीरे लूं और आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो भारत में बाल अधिनियम है या अधिनियम है, ये दोस्तों शुरू कब होता है? भारत में बाल अध्ययन शुरू होता है 1930 में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, इस अवस्था को मिथ्या है ना, मिथ्या परिपक्वता है ना, मैच्योरिटी भी कहा जाता है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। एक तो मिथ्या है और एक परिपक्वता शब्द आपको मिला है देखने को। तो बताओ कौन सी अवस्था आएगी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। इसमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसे अपन बिल्कुल कह सकते हैं मिथ्या या परिपक्वता। तो वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या करता है? मित्र बनाता है और साथ में क्या करता है? उसमें परिपक्वता आती है, समझदारी आती है, मैच्योरिटी आती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, सीखने में प्रयास है वो भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बच्चा क्या करता है? प्रयास करता है, भूल जाता है। सिद्धांत या बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, ये सिद्धांत है वो किसका है? वो आपको बताना है। शानदार दोस्तों, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत है वो किसका है दोस्तों? थॉर्नडाइक का है। किसका है? थॉर्नडाइक का। अगला सवाल आपके सामने लेते हैं, क्या पूछा दोस्तों आपसे? एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है ऐसा परीक्षण जिसमें क्या हो? प्रमाणीकृत परीक्षण है, तो वो कौन सा होता है या किस उसमें क्या होता है? उसमें होता है विश्वास दोस्तों। क्या होता है? विश्वसनीयता और वैधता होती है। वो कैसा दोस्तों आपका परीक्षण होता है? एक प्रमाणीकृत परीक्षण होता है जिसमें क्या हो दोस्तों? विश्वसनीयता हो और वैधता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की? ये भी बताओ और साथ में बताओ प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है ये बिल्कुल कहां किसने स्थापित की थी वो आपको बताना है। हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। मनोविज्ञान की प्रथम दोस्तों पाठशाला या प्रयोगशाला है ये दोस्तों विलियम वुंट ने। किसने दोस्तों?
विलियम वुड ने स्थापित की थी। सी ऑप्शन आपका सही है। अब आप कमेंट करोगे कि इसकी स्थापना कहां पर की थी, कब की थी, आपको लिखवा रखवा है नोट्स में, कोर्स में, ठीक है ना। तो ये फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं कितना आपने याद किया। ये तो बच्चे को याद होगा। राजस्थान जीके, हाँ जी दोस्तों, ईवीएस है। अब आएगा मजा। क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? आजकल सिंचाई होती किससे होती है दोस्तों? नहरों से होती है क्या, तालाबों से, कुओं और नलकूपों से, या वर्षा के पानी से? भाई साहब, वर्षा के भरोसे कब तक रहोगे? वर्षा क्या होती, अनियमितता होती है, कभी आती कभी नहीं आती है ना। तो बारिश के भरोसे अपन रह नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो होती है कुओं और नलकूपों से। ठीक है, कुओं और नलकूपों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या पूछा दोस्तों आपसे, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? अरे भाई साहब, अगर ये नहीं आता है ना, फिर तो मैं आपको क्या ही बोलूं। देखो, एक तो ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, है ना, बिल्कुल। और साथ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों जैव विविधता से प्रश्न बनता है वो 100% बनेगा। हर साल बनता है जैव विविधता से। और एक जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, जैव विविधता शब्द किसने दिया, परिस्थिति शब्द किसने दिया था, यहां से ईवीएस में क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा रोहिणी। जो भी रोहिणी कमेंट कर, रोहिणी क्या है दोस्तों? भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? लो आ गया सवाल, नाम लेते ही सवाल टपक गया दोस्तों। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 5 जून, 22 मार्च, यहां दोस्तों 10 दिसंबर। तो प्रतिवर्ष दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं, वाटर डे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने। राजस्थानी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थानी स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है दोस्तों एमपी से। ध्यान रख लेना, कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है दोस्तों। सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है पंजाब से। कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर। ठीक है, आप एक ही क्वेश्चन है ईवीएस से, मैं चाहता हूं गलत ना हो, और साइकोलॉजी से तो होगा ही नहीं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, सर्वे दृश्य सामग्री में कौन सा उपकरण नहीं आता है? मैंने बोला ना आपसे, नहीं और है में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इतना प्रश्न पढ़ लिया, पीछे वाला छोड़ दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा, है ना। इसमें से ऐसा कौन सी सामग्री है जो क्या हो, दृश्य सर्वे न हो? सीधी बात है, क्या आएगा? प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो है दोस्तों आपका माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो जिला है आपका झालावाड़ जिला। यहां पर क्या पूछा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, या भारत विश्व का पूछा है, तो क्या आएगा दोस्तों? वो आएगा मासिनराम, मेघालय। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? लो आ गया सवाल, फटाफट कमेंट करना चाहिए दोस्तों। विश्व जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? जैव विविधता पहले होती है, आपको ये मालूम होना चाहिए, है ना। तो फटाफट कमेंट करें साथियों, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? शानदार, बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे हैं, चिंता ना करें, बस आप तो कमेंट करते रहे, है ना। बिल्कुल, यहां पर क्या रहेगा दोस्तों? 22 मई को क्या मनाते हैं? बिल्कुल, विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को दोस्तों कब अपनाया गया था? अपना राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों? जन गण मन, है ना। इसको अपनाया कब गया था? तो इसको अपनाया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? जनगण मन को अपनाया था। और आप कमेंट करेंगे जनगण मन के रचयिता कौन है? ठीक है, ये आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा है, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में श्वसन क्रिया कहां से होती है ना। अब मुझे बताओ, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य श्वास कहां से लेता है? मनुष्य श्वास लेता है फेफड़ों से। उसी प्रकार सर्प भी क्या करता है? फेफड़ों से। सरीसृप जो होते हैं या पक्षी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो श्वसन क्रिया कहां से करते हैं? फुफ्फुस या फेफड़ों से करते हैं। तो बताओ मछली का, मुझे बताओ फटाफट, मछली अपनी श्वसन क्रिया कहां से करती है? फटाफट एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है,
जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लो भाई, प्रश्न आपसे पूछा जैव विविधता। मैं आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक को क्लियर करके जाना, 100% प्रश्न बनेगा यहां से। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों वाल्टर जी रोजन ने। किस रोजन किया था? वाल्टर जी रोजन ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इसको हल्के में क्लास को न ले, इस क्लास को हल्के में लेने की गलती न करें दोस्तों। यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, सीधे कॉपी होंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रीड जैसी भर्ती में यहां से प्रश्न कॉपी होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो फटाफट एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल प्रोजेक्ट विधि है, वो किसकी है? वो है किलपैट्रिक की। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE है ना, किस वर्ष शिक्षा अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, CCE है, इसको अनिवार्य है, वो कब किया गया? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। CCE को अनिवार्य है, वो कब किया गया था दोस्तों? वो किया गया था 2009 में। कब दोस्तों? 2009 में से क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की अभिकल्पना है, वो किसने की थी? अब मुझे बताओ तिरंगा का आकार क्या है ना। तिरंगा का अगर आपसे पूछे दोस्तों, ये जो दोस्तों अगर आपसे पूछे केसरिया रंग किसका प्रतीक है ना, केसरिया किसका प्रतीक है? बिल्कुल चक्कर में, इस दोस्तों चक्कर में कितनी तिलियां हैं? बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में है दोस्तों, वो क्या यहां से आपके दोस्तों बन सकते हैं। तो आप गलती ना करें, गलती आपको क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करनी है। फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे कौन सा दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, उत्तर आपका सही रहेगा। फटाफट कमेंट करें दोस्तों। चलिए, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपको करवाए जा रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान से क्या करना है, यहाँ पर इनको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको देखना है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा बताओ, क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों पिंगली वेंकैया। इन्होंने दोस्तों क्या की थी? भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की अभिकल्पना की थी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगर कोई भी विद्यार्थी इस क्लास की PDF लेना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल है RP स्टडी। ये PDF है दोस्तों, कहां मिलेगी आपको? RP स्टडी के टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा, उससे लिंक से आप ज्वाइन करो और शानदार तैयारी करो। गणगौर का त्योहार कब मनाते हैं? अगर सिंपल आपसे पूछे गणगौर का त्योहार है वो किस महीने में आती? गणगौर गणगौर आती है चैत्र के महीने में। सीधी बात दोस्तों है ना। गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत्र के महीने में आता है। और ये कब आता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है, ऑप्शन है आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों लोपोक्ति। मुझे पता है आप लोपोक्ति मुहावर ये तो गलत करोगे ही नहीं, ये तो गलत आप करोगे ही नहीं। क्या पूछा दोस्तों आपसे? ऊंट खो गया तो है टोपली उतार लिए, लोपोक्ति का तात्पर्य क्या है? विचित्र बात होना दोस्तों, किसी काम का अकारण बिगड़ जाना, अयोग्य व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन की प्राप्ति होना, या दोस्तों बड़े नुकसान के एवज में छोटी वस्तु को है ना जमानत देना। तो आपको पता है यहाँ पर समझिए दोस्तों, ऊंट खो गया मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? बड़ा नुकसान हो गया। टोपली उतार लियो मतलब क्या हो गया? छोटी वस्तु की जमानत हो गई। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इससे अच्छा प्रश्न क्या ही होगा। राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर भी कहते हैं। ये कहां पाया जाता है? अगर आपसे पूछे घोड़ावन की प्रजनन स्थली किसे कहते हैं, तो वो है आपकी सेवन घास दोस्तों। सेवन घास, सेवन घास कहां पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है जैसलमेर में। जैसलमेर में सेवन घास पाई जाती है और यहां पर घोड़ावन मिलता है। अब गुरुजी सेवन घास कहां पाई जाती है दोस्तों? वो जैसलमेर में, आपको पता आपने सुना होगा लाठी सीरीज, लाठी सीरीज है ना, वहीं पर क्या है दोस्तों? वहीं पर ये पाई जाती है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, जामर कोटरा खदान प्रसिद्ध है। जामर कोटरा दोस्तों खदान है, वो बिल्कुल आपको पता किसकी प्रसिद्ध है? वो है रॉक फॉस्फेट की खान। यहां से क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है? इनमें से बताओ ऐसी कौन सी विधि है क्या है शिक्षक केंद्रित नहीं है दोस्तों? अगर आपने शिक्षण विधियां पढ़ी है फटाफट कमेंट करेंगे। भूमिका निर्वाह विधि बिल्कुल शिक्षित केंद्रित है दोस्तों। व्याख्यान विधि भी है और वर्णन विधि भी है, पर जो विचार
गोष्ठी विधि है दोस्तों, ये आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, भारत का पहला शिक्षण सेवा प्रदान करने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है ना। भारत का पहला दोस्तों शिक्षण सेवा प्रदान करने वाला कृत्रिम उपग्रह है, वो है दोस्तों आपका कौन सा दोस्तों, एंडुसेट। जी हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, परिवार में बच्चे का नामांकन किस आधार पे होता है। कोई भी बच्चा अपने घर में जन्म लेता, गीगू होवे ना, उसका जो नाम जब देते हैं ना, किसके आधार पे देते हैं, है ना। देखिए, परिवार की परंपरा के अनुसार देते हैं क्या, माता पिता व्यक्ति जब माता पिता कहते हैं वो दे देते हैं क्या, नहीं देते, पहले टिप्पणों देखे हैं। उसी प्रकार दोस्तों सामाजिक मानदंडों के अनुसार यहाँ दोस्तों क्या है, वंश और पारिवारिक संबंधों के आधार पर। तो बच्चे का नाम किस आधार पर होता है, उसका वंश देखा जाता है, फिर क्या करते हैं, पारिवारिक संबंध मिलाए जाते हैं, तब जाके क्या आता है, 3-4 नाम आते हैं, उनमें से अपन को एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करें आपके बचपन का नाम क्या था, है ना, फिर आपने चेंज कर दिया होगा तो ध्यान रखें, इंस्टाग्राम पे कुछ और लिखा हुआ है किंग वगैरह, है ना, तो ये सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप तैयारी करो। क्या पूछा दोस्तों, विजय स्तंभ के निर्माण के सूत्रधार कौन थे। नाम है सूत्रधार, मतलब वास्तुकार। अरे वही तो बात है दोस्तों, अगर आपसे पूछे जयपुर शहर की योजना किसने तैयार की थी, जयपुर के वास्तुकार कौन है आपके, विजय भट्टाचार्य। और विजय स्तंभ कहां पर है दोस्तों, विजय स्तंभ है आपका, वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराणा कोंबा क्या करते हैं, सारंगपुर युद्ध करने जाते हैं, उस युद्ध को वो जीत जाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, गराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। इसके सूत्रधार कौन है आपके, जैता नापा पुंजा। ठीक है, क्या रहेगा उत्तर, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है। लो बताओ, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है वो दोस्तों कौन सी है, उत्तक, कोशिका, अंग या प्रणाली। तो यहां पर आएगा कोशिका। क्या आएगा, कोशिका आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम को कब दोस्तों अपनाया गया था, बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वंदे मातरम को कब अपनाया गया था, वंदे मातरम को कब अपनाया गया था, और इसके राइटर कौन है। दो चीजें आपसे मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, दो चीजें आपसे पूछी जा रही है, फटाफट एक बार कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। हाँ जी, 24 जनवरी 1950, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, है अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं दोस्तों 22 अप्रैल को। ठीक है, और 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 1 अप्रैल को मनाते हैं मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन पट का उदाहरण है। प्रदर्शन पट का मतलब क्या होता है, जैसे टीवी अपन देखते हैं प्रदर्शन हो रहा, प्रदर्शन पट का जो पट मतलब बोर्ड वगैरह, है ना, तो सीधी बात क्या आएगा, वो आएगा फिनाइल बोर्ड। ये क्या है दोस्तों, इनमें से आपका प्रदर्शन पट का उदाहरण है, पट मतलब बोर्ड, ऐसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, मतलब सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है। राजस्थान में आपने नाम सुना होगा धान का कटोरा, राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा, है ना, वो कौन सा शहर है, वो शहर है आपका गंगानगर दोस्तों, जहां पर क्या होती है, सिंचाई अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, रेड डायमंड सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों, इनमें से किस शहर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। तो रेड डायमंड सिटी आपका शहर है वो है धौलपुर शहर, इसे क्या कहते हैं, रेड डायमंड कहते हैं। जिसने भी, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, जिसने भी आरपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब नाउ, ठीक है ना, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है दोस्तों। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो है आपका भोपाल में। कहां पर दोस्तों है, भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों में कौन सा गुण विकसित करना प्रमुख है। अब कौन सा दोस्तों पूछा आपसे, यहां पर पूछा है विज्ञान शिक्षण में, है ना, विज्ञान के शिक्षण में बताना है दोस्तों कि कौन सा गुण विद्यार्थियों में क्या करना है, बिल्कुल विकसित करना प्रमुख है, तो वो है आलोचनात्मक चिंतन करना। क्या होता है इसमें, इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वर्दी बहुत जरूरी है।
अगला सवाल आपसे पूछा है हिंदी से, हिंदी पे लगा लो बिंदी, और आपको पता है हिंदी में इस बार क्या करना है, बिल्कुल 30 में से 30 करना है मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, संभव शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा, संभव जिसे अपन कर सकते हैं, असंभव मतलब जिसे अपन नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर काफी बच्चे गलत करने वाले हैं, क्या करेंगे, बी कर दोगे, असंभावना, नीचे जाएगा ही नहीं वो, यहां से देखेगा तो अरे मेरे भाई संभावना नहीं लिखा हुआ है, संभव लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, असंभव आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जिसे नहीं कर सकते, जिसे करना मुश्किल हो, नामुमकिन हो, है ना। सुरेश को बुखार है, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? पहले बात बताओ, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? वाक्य के क्या होते हैं दोस्तों, 2 अंग होते हैं, ठीक है, उदय और विधेय। तो इनमें क्या पूछा है, बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, उद्देश्य और विधेय होता है, उनमें से बताना है। बिल्कुल, सुरेश को बुखार है, सुरेश में बताओ संधि कौन सी है दोस्तों, सुरेश में कौन सी संधि है दोस्तों, फटाफट कमेंट दीजिए एक बार आप, मैं देखता हूं पहले। सुरेश में कौन सी संधि दोस्तों, सुरेश में वर्दी संधि है, ठीक है। और सुरेश को बुखार है, वाक्य में आपको पता है दोस्तों, अगर उद्देश्य का पूछे तो उद्देश्य आपका सुरेश ही है, इसमें सुरेश क्या है, आपका उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। ये बुखार वगैरह आपको दूसरे वाला अंग हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, दार्शनिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगते हैं। दार्शनिक शब्द जो होता है उसमें, आप इसको बोलो ध्यान से, उत्तर अपने आप आ जाएगा, दार्शनिक, दार्शनिक, इक इक इक, यहां पर क्या हो रहा है, ई यहां से कट रहा है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, सत्यवादी शब्द में उपयुक्त समास है, लो जी समास आ गया, सत्यवादी, है ना। तो बड़ा क्या बन रहा, सत्यवादी हरिचंद बन रहा है, तो बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, सत्यवादी में कौन सा समास है, यहां पर आएगा कर्म तत्पुरुष। कैसा तत्पुरुष है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निरंकुश शब्द से तात्पर्य है, निरंकुश, अंकुश, जिस पर निरंकुश मतलब क्या, जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई क्या ना हो, प्रतिबंध ना हो, उसे अपन क्या कह सकते हैं, निरंकुश कह सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, किस विधि में ध्वनियों को प्रतीकों से लिपिबंध कर भाषा को क्या है, स्थायित्व प्रदान किया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों, किस विधि में ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबंध कर भाषा को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वो कौन सी रहेगी, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। देखो ना, हमारी ध्वनियों को क्या करते हैं, लिपिबंध करते हैं, इसको ध्यान से देखो, लिपिबंध मतलब क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं, लिपिबंध मतलब लिखना, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके द्वारा सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप बल दिया गया है। एक बार आप ध्यान से दोस्तों इस क्लास को देखें, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पक्का बनेगा। ये सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, कौशल हो गए आपके भाषा के, ठीक है दोस्तों, विकास की अवस्थाएं हो गई, 100 प्रश्न गारंटी ले लो आप। तो फटाफट कमेंट करो दोस्तों, सतत व्यापक मूल्यांकन में आपको बताना है इस पर प्रभावी बल किसने दिया था दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी आ रहा है आपका, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1986 की, इसने क्या किया है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर क्या किया है, बल दिया है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पक्का लिख के ले लो भाई, आगमन निगमन, एक और ध्यान रखना, आगमन और निगमन, पक्का बनेगा प्रश्न। तो देखो कौन सी उदाहरण से नियम की है और कौन सी नियम से उदाहरण की है। आपसे क्या पूछा है, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित कौन सा कौशल है, लो कौशल का पूछ लिया, है ना। तो फटाफट कमेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आ रहा सबका, जी हाँ, कौन सा उत्तर सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, नैण श्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई, लो बताओ, नैण श्री ख्यात है वो क्या है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। मैंने दोस्तों राजस्थानी भाषा बोलियों का वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख लेना एक बार, राजस्थानी भाषा और बोलियों से ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, कैसे प्रश्न आएंगे वो डाल दिए, वो एक बार चेक जरूर करना। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है। हिंदी में आप गांठ बांध लो, 100% वाक्यों से क्वेश्चन मैंने, आप चाहे खुद देख सकते हो पिछले 5 सालों के पेपर क्या हो रहा है, बार बार दोस्तों वाक्यों से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं वाक्यों से। तो वाक्य इतना हार्ड टॉपिक है भी नहीं जिससे आप न पढ़ सको,
है ना। तो क्या पूछा है, सरल वाक्यों की रचना है ना। इसको सीखना किसका संबंध है, तो आपको पता है इनमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग व्याकरण है दोस्तों। क्या रहेगा, व्याकरण ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एकाग्रता के अभाव में प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। एकाग्रता, है ना, एकाग्रता के अभाव से मैं बताना है इनमें से कौन सा प्रभावित होता है, तो वो होता है मौन पठन। जी हाँ, आपको पठन के प्रकार बताए थे, मौन, सस्वर वगैरह सब कुछ आपको लिखवा रखा अच्छे से। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका एग्जाम में शिक्षण विधियां पढ़ा रखी है अच्छी तरीके से, और साइकोलॉजी जिसने कोर्स लिया हुआ है, आपको एक बार फिर से निवेदन है, आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल साइकोलॉजी में 30 में से 30 आने चाहिए, और साथ में ही काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हम 30 में से 30 लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बट दोस्तों साथ में हिंदी भी आप तो देखो, हिंदी में भी 30 में से 30 आने चाहिए, संस्कृत में आपके 27 नंबर आने चाहिए, मैथ अगर आपने पढ़ रखी तो मैथ से कुछ है ही नहीं, बस पढ़नी चाहिए, निरंतर प्रयास करो, है ना। तो जो विषय कमजोर है आपको उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, और ये अंतिम समय इसमें क्या करें, आप नया कुछ भी न पढ़े दोस्तों। क्या करना है, जो आपके पास पुराना मैटर है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, जो आपके पास नोट्स वगैरह वो क्या करें आप एक बार, बिल्कुल जैसे कि कोई दोस्त की बुक है उसको लेके आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। जो अपने पास है वही पढ़ना है, अगर वो लेके पढ़ोगे उसमें कुछ और दे रखा है, आपने कुछ और पढ़ा है, तो दोनों गया काम से। इसलिए आप क्या करें, दोस्त की बुक, किसी की बुक नहीं लेनी, जो पहले पढ़ी है उस बुक को एक बार थोड़ा सा क्या करें, एक बार बिल्कुल आंखों से निकाल लीजिए, ताकि आपकी दिक्कत ना आए। अगला प्रश्न पूछा, विलोम शब्द, निरक्षर शब्द का विलोम। निरक्षर का मतलब क्या होता है बताओ, अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा न हो, तो उससे अपन क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे, है ना। और बताओ राजस्थान की साक्षरता कितनी है, राजस्थान की साक्षरता 66% है ना। उसमें से राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है आपका कोटा, सबसे कम साक्षरता है जालोर जिले की दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे सामने पूछा है, कविता शब्द का बहुवचन क्या होगा, है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कविता तो हो जाएगा कविताएं, क्या होगा, कविताएं हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह कौन सा है, चिन्ह की पहचान कीजिए। इतने इजी क्वेश्चन आप कैसे भूल सकते हो, है ना। यहां से हिंदी में प्रश्न नंबर आपको मिल जाएंगे चिन्ह वगैरह से। फटाफट एक बार कमेंट करें, कोष्टक में कौन सा चिन्ह है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर राजस्थान, राजस्थान, फिर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से बनाऊंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं आगे, राजस्थान का बताओ मैं क्या कर रहा हूं, बताओ राजस्थान का क्या करूंगा आगे दोस्तों, मैं बिल्कुल राजस्थान का आगे विवरण करूंगा, इसके बारे में जानकारी लिखूंगा। मतलब क्या आएगा, ये चिन्ह विवरण चिन्ह है, कैसा चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सी एक सर्वदर्शी सामग्री है, देख भी सकते सुन भी सकते हैं, तो वो हो जाएगा नई कौन सी लो पूछा है, इनमें से कौन सी दोस्तों आपकी सर्वदर्शी सामग्री नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे, इनमें से कौन सी क्या है दोस्तों आपकी दृश्य सर्वे सामग्री नहीं है। बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा प्रश्न लग रहा है मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही करते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। इसमें आप कर दो, इनमें से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, ठीक है ना, ये प्रश्न कर दो आप, दृश्य है सर्वे कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अभी थोड़ा क्या है व्यवस्थित कर देते हैं कि निम्न में से कौन सी एक क्या है दृश्य सामग्री नहीं है, दृश्य तो टेलीविजन है वगैरह, ये सही है। चलिए ये ब्लैक कहां से आ गया भाई साहब, क्या हो रहा है ये सब है, क्या करवा रहे हो तुम सब ये। चलिए आप देखो यहाँ पर ध्यान रखते दोस्तों, क्या पूछा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सी एक दृश्य सामग्री नहीं है दोस्तों। फिल्म दृश्य है, आपको पता है दोस्तों, दृश्य है ना, दृश्य है, टेलीविजन दृश्य है, सिनेमा दृश्य है, मतलब आकाशवाणी है वो क्या है आपकी दृश्य सामग्री नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थानी भाषा का प्रमुख मुक्त छंद काव्य किसे कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका प्रथम मुक्त छंद काव्य है वो आपका दुर्गादास है। कौन सा है, दुर्गादास, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण है वो किसने किया था, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका उत्तर तो ए आ रहा है, पर देखते हैं कि उत्तर क्या आता है। फटाफट एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही रहेगा, है ना। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया था सीताराम लालस ने, किसने किया था, सीताराम लालस। अगला प्रश्न आपके सामने, दुर्लभ शब्द से तात्पर्य है।
ये कैसा आदमी है? दुर्लभ आदमी है, बड़ा ही दुर्लभ आदमी है भाई साहब, है ना, जो आसानी से मिल जाए, जिसे प्राप्त करना असंभव हो, जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो, जिसका कोई उपाय न हो। ये वस्तु तो ये काम कैसा है? ये काम दुर्लभ है। बताओ बिल्कुल क्या रहेगा? इससे इजी क्वेश्चन क्या ये आएगा? जिसे प्राप्त करना मुश्किल है उसे क्या कहते हैं अपन? दुर्लभ कह सकते हैं। ठीक है, एक शब्द में से क्या कह सकते हैं दोस्तों? एक शब्द में इसमें अपन दुर्लभ कह सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें कि ये क्लास कैसे लगी। ये मेरी पुस्तक है, वाक्य में विधेय कौन सा है? लो बताओ। विधेय दोस्तों पूछ लिया गया, वाक्य का अंग है विधेय। विधेय कौन सा है? ये मेरी पुस्तक है, उसमें आएगा, ये हट जाएगा और रहेगा मेरी पुस्तक। ये क्या है? आपका यहाँ पर विधेय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, छी कितना गंदा स्थान है? वाक्य है, लो वाक्य आ गया फिर से। छी कितना गंदा स्थान है, ये दोस्तों वाक्य कैसा है? फटाफट कमेंट करेंगे। कथनात्मक है, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक। संदेह तो नहीं हो रहा है, संकेत भी नहीं मिल रहा है और कथन भी, तो क्या रहेगा उत्तर? विस्मयादिबोधक है ये, बिल्कुल। ये वाक्य कैसा है? विस्मयादिबोधक वाक्य है दोस्तों। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। परियोजना विधि है, इसका प्रतिपादक कौन है आपका? वो आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो आएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक क्या है दोस्तों? परियोजना विधि का बिल्कुल आपका प्रतिपादक है। अब देखो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। लिपि कौशल है, लेखन कौशल, तो ये तो पढ़ा लेखन कौशल है, लेखन कौशल ये पढ़ा, बिल्कुल। पाठ्य कौशल है या भाषाई कौशल दोस्तों? तो आपको पता है भाषा के कौशल कौन कौन से दोस्तों होते हैं बताओ? LSRW। LSRW। L मतलब लिसनिंग, सुनना दोस्तों। S मतलब दोस्तों क्या है? स्पीकिंग, बोलना। R मतलब रीडिंग, पढ़ना। W मतलब राइटिंग, लिखना। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछे कौशल कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल दोस्तों है वो आपका होगा सुनना। ठीक है, अगर आपसे पूछे, है ना, अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं, अपन अपनी बात को अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं किसी के सामने, तो उससे क्या है? बोल कर सकते हैं और लिख कर क्या कर सकते हैं? ये है अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है दोस्तों, बात ग्रहण कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल सुनकर और पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न यहां से पक्का बनेगा, पहले बता चुका आपको। ऑप्शन डी आपका सही है दोस्तों। इसी के साथ में क्लास एंड करते हैं। ये क्लास का पार्ट 1 है दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हो तो बिल्कुल पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा। इसमें गणित भी आएगी आपकी और बाकी सब्जेक्ट वो भी आएंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो फटाफट एक बार कमेंट कर दो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, तो और बिल्कुल मैं मिलता रहूंगा आपको बीच बीच में। आपके कमेंट, प्यारा सा कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। लास्ट में रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए साथियों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।